आज मैं आपको यहाँ पे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बता रहा हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको जरा गोलीय पृष्ठ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर एक कांच का कोई गोला है, ठीक है। इस कांच के गोले का कोई भी कहीं पर ये केंद्र होगा। हमने क्या किया, इस कांच के गोले को किसी समतल के द्वारा काट दिया। इस प्रकार से काटा इस कांच के गोले को, जैसे ये भाग हमने काट के अलग कर दिया हमने, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला भाग काट के जो अलग किया, ये वाला भाग काट के हमने ये कर दिया अलग बना, ठीक है। तो ये स्टेम यहाँ से देखने पे ये क्या है, अवतलनुमा संरचना। तो ये कहलाएगा स्टेम अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। ये कांच का हो गया, इसके बाहर ये वायु माध्यम हो गया, अंदर कांच हो गया माध्यम। इसी प्रकार से अगर हम इसी कांच के गोले को, जैसे माना ये कांच का गोला है, अगर हम इसी कांच के गोले को इस प्रकार से काट दें, ये वाला काट दिया हमने ऐसे, और ये वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया, तो ये हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रहा है, यहाँ से देखने पे ये क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गया। तो हमारे पास उत्तल गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है और अवतल गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, जिनका हमने अपवर्तनांक निकालना है, जिसका हमने अपवर्तन जिस पे ज्ञात करना है, उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपके पास अवतल गोलीय पृष्ठ। तो अवतल गोलीय, माना ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये वाला। इस अवतल गोलीय पृष्ठ के बाहर का माध्यम वायु है, अंदर का माध्यम कांच है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले एक देखिए वक्रता केंद्र किसे कहेंगे इसमें। तो गोलीय पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा होगा, जैसे ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये वाला जैसे अवतल गोलीय पृष्ठ था, तो ये इस गोले का हिस्सा था, इस गोले में केंद्र रहा होगा। ऐसे ही उत्तल गोलीय पृष्ठ है, तो ये भी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, इस गोले का, तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। तो उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ जिस गोले का केंद्र होते हैं, वही केंद्र उस गोलीय पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र ये C है। इस अवतल गोलीय पृष्ठ का ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का यहाँ से यहाँ तक ये भाग कहलाता है, ये इनके बीच की दूरी ये द्वारक कहलाता है पूरा। और इससे द्वारक के ठीक बीच का बिंदु, या इसके पृष्ठ का ठीक बीच का बिंदु, ये कहलाएगा स्टेम ध्रुव। तो ध्रुव और ये वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार से यहाँ पर इस पृष्ठ का कोई और बिंदु ले लिया, जैसे मैंने A बिंदु, तो A से C के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्यों, वास्तव में ये क्या होंगे, ये जो PC या AC है, ये उस गोले के लिए त्रिज्या रही होंगी जिस गोले का ये क्या है, अवतल पृष्ठ हिस्सा है। तो अवतल गोलीय पृष्ठ या उत्तल गोलीय पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा होती है, उस गोले की त्रिज्या उस गोलीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो इस अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हमें देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा रहेगी, उस गोले की जो त्रिज्या होगी, यानी जैसे PC या AC, यही त्रिज्या इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब हम यहाँ पे इसके लिए अपवर्तन देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है क्या, मुख्य अक्ष। तो हमने इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O लिया, यानी कोई बहुत छोटी वस्तु, सूक्ष्म वस्तु O यहाँ पर है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण ये OA दिशा में चली, ये आपतित किरण हो गई। अब ये आपतित किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम में जाने पे इसका ये किस दिशा में मुड़ेगी, तो विरल से सघन माध्यम में जाने पे ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये बिंदु O जो A है पर आपतित हुई, बिंदु A से C को मिलाइए, ये वक्रता त्रिज्या वाली जो ये था जो, इसी को आगे बढ़ाइए। तो A से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी, ठीक है। ये अभिलंब हो गई। तो इस अभिलंब ये हो गया अभिलंब, ये पूरा अभिलंब। तो ये अंदर वाला जो अभिलंब है, इसकी ओर किरण को मोड़ दीजिए। तो ये जैसे आपतित किरण ये थी O से आने वाली, ये किरण सीधी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी, ये क्या हो जाएगी, इस अंदर वाले अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। तो ये होगी अपवर्तित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण। दूसरी आपतित किरण, बिंदु O से एक किरण आपतित हुई किस दिशा में, ये ध्रुव की दिशा में। तो O से एक किरण ध्रुव P की दिशा में आपतित हुई, और कभी भी ध्रुव की दिशा में अगर कोई किरण आपतित होती है, तो वो ध्रुव की दिशा में ही आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ध्रुव की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। क्यों,
क्योंकि अविलंब की दिशा में आने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब की दिशा में ही आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जैसे ए बिंदु पर अविलंब कैसे खींचा, सी से ए को मिलाए, तो ध्रुव पी पर अविलंब कैसे खींचेंगे, सी से पी को मिला दीजिए, सी से पी को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, पी बिंदु पर अविलंब हो जाएगी, या ये पी सी बी का स्टम अविलंब होगा पी बिंदु पे। तो यहाँ पर ओ से चलने वाली किरण जब पी की ओर आई तो पी बिंदु पर अविलंब भी पी सी है और ये आपतित किरण भी पी सी दिशा में आ रही है। तो आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण यहाँ पर 0 है, तो इस टाइम अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण भी क्या होना चाहिए, 0। तो ठीक है, कभी भी अगर आपतित किरण अविलंब की दिशा में आ रही है तो अपवर्तित किरण भी अविलंब की दिशा में ही आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अपवर्तित किरण इसी ध्रुव की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक आपतित किरण ओ से पी दिशा में आई, अपवर्तन के पश्चात ये सीधा उसी मुख्य अक्ष की ओर आगे बढ़ गई। अब आप देख रहे हैं एक अपवर्तित किरण ये गई, ये वाली एक अपवर्तित किरण पी से इस दिशा में गई, तो ये दोनों अपवर्तित किरणें ये एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, आगे जाने पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमें अपवर्तित किरणों को आभासी रूप में पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, इनको पीछे की ओर मिलाना पड़ेगा। तो ये अपवर्तित किरण डैश एस करके इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, ये अपवर्तित किरण डैश एस करके आएगी ये पीछे की ओर, और ये जो इधर है ये अपवर्तित किरण जा रही है ये भी पीछे की ओर बढ़ाई इधर की दिशा में। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें आभासी रूप में कहाँ पर मिलेंगी, आई बिंदु पर, वास्तव में नहीं मिलेंगी, आभासी रूप में। तो यहाँ पर बिंदु वस्तु ओ का एक आभासी प्रतिबिंब आई बिंदु पर बन जाएगा, वो भी बिंदु के रूप में बनेगा, पर बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के उसी ओर बनेगा, पृष्ठ के अगर बाईं ओर वस्तु है तो बाईं ओर ये प्रतिबिंब बनेगा, पर आभासी रूप में बनेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे इसमें। तो माना ये जो वस्तु O है इसकी ध्रुव P से दूरी U है, प्रतिबिंब I जो है इसकी ध्रुव P से दूरी स्मॉल v है, और जो वक्रता केंद्र है इसकी ध्रुव P से दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को मैंने यहाँ पे कैपिटल R से प्रकट किया हुआ है। ठीक है, जो बाहरी माध्यम है वायु, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, जो अंदर का माध्यम है ये गोलीय पृष्ठ का माध्यम ये कांच है, तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये मान लिया कि माना जो ये आपतित किरण है ये वाली OA दिशा में आपतित किरण ये एक्स अक्ष अल्फा कोण बनाती है, ये अपवर्तित किरण जो पीछे की ओर बढ़ी थी ये AI दिशा में ये जो है यहाँ पर मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है। तो हमने देखा कि OA दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण, ये AI वाली जो अपवर्तित किरण है पीछे आई हुई ये मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण, और ये जो AC है ये अविलंब का पीछे बड़ा भाग ये, तो AC क्या बना रहा है, ये मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। ठीक है, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया AM, और ये AM जो है इसकी ऊंचाई क्या है, H है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको आगे अपवर्तनांक का सूत्र जैसे मैं निकाल रहा हूँ इसमें, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है OAC। इस त्रिभुज OAC में एक कोण अल्फा बना और एक कोण ये बना, ये कोण क्या होगा भाई, ये वाला कोण, ये OAC में ये वाला कोण होगा आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण और ये मैंने कहा था अविलंब है। ठीक है, CAN ये क्या है, अविलंब है, CAN ये क्या हो गया, अविलंब हो गया। तो आपतित किरण और इस अविलंब के बीच का जो कोण होगा ये हो जाएगा आपतन कोण। तो आपतन कोण को मैंने I मान दिया समय, ये I, और ये जो अपवर्तित किरण थी ये वाली, ये अपवर्तित किरण और ये अंदर वाला अविलंब, इसके बीच का कोण ये हो गया अपवर्तन कोण R। तो अगर ये R है तो इसी को ये वाला कोण भी कितना होगा, देखिए ये वाला कोण, ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये दोनों यहाँ पर क्या बना रही हैं, इस प्रकार की स्थिति हो रही है यहाँ पे ये। तो अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R, शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी R, ये भी R, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण उनके कोण आपस में बराबर होंगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कोण OAC ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपतन कोण I। तो मैंने यहाँ पर ये दिखाया होगा, ये आपतन कोण I हो गया, और कोण IAC ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण R के बराबर होगा, इसका मान R हो जाएगा। ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है। कोण AOP
एल्फा, ये कोण ए ओ पी एल्फा, कोण ए आई पी बीटा, कोण ए सी पी ये गामा, कोण ए सी पी ये गामा हो गया। अब सबसे पहले इस त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज ओ ए सी में, इस त्रिभुज में ये कोण आई हो गया, ये कोण एल्फा हो गया, ये कोण इसके लिए क्या हो गया, ये गामा कोण ये हो गया इसके लिए बहिष्कोण। ये गामा इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का मान दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज में दो सुदूर अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर बहिष्कोण गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस एल्फा। तो यहाँ पर गामा बराबर आई प्लस एल्फा। तो यहाँ से हम आई का मान, आपतन कोण का मान निकाल देंगे। आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस एल्फा। हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर अपवर्तन कोण के लिए भी देखेंगे हम। अपवर्तन कोण के लिए देखिए इसी त्रिभुज में ये, अब त्रिभुज आई ए सी को लेंगे। अब ये छोटा वाला त्रिभुज आई ए सी, तो आई ए सी त्रिभुज में भी ये गामा क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण हो जाएगा। और ये आई ए सी ये वाला त्रिभुज, आई ए सी में ये वाला कोण क्या हो गया आर, ये वाला कोण क्या हो गया बीटा। तो ये दोनों अंतःकोण हो गए और ये इन दोनों अंतःकोणों का योग इस बहिष्कोण गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज आई ए सी से हमने कि निकाल दिया यहाँ पे कि त्रिभुज आई ए सी में ये जो गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर। ये देख रहे हैं आप, गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो मैंने यही किया यहाँ पे, गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो यहाँ से आर का मान निकाल दिया। आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर 2 बन गई हमारी। अब इसके बाद स्नेल का सूत्र लगाएंगे हम। स्नेल का सूत्र क्या है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। ठीक है, तो n2 माने जिस माध्यम में किरण जारी है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ किरण जारी है कांच में, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 मान रखा हमने। n1 का मतलब जिस माध्यम से किरण आ रही है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर किरण आ रही है y से, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने यहाँ भी n1 माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। आपने इसको 1 and 2 भी लिखा था। ठीक है, इसको आपने 1 and 2 आपने n लिखा होगा, तो इसी को हम कई बार क्या लिखते हैं, 1 and 2 को n2 बटे n1 भी लिखते हैं। ठीक है, ये 1 and 2 बराबर n2 बटे n1 भी होता है, इसलिए 1 and 2 की जगह पे n2 बटे n1 आया है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1 हो गया। अब यहाँ पर क्या, ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ है ये छोटे होते हैं, ये गोलीय पृष्ठ। तो छोटे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर या एल्फा बीटा गामा जो भी ये कोण है ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत अल्प कोण होते हैं। तो अल्प कोणों के लिए हमने पढ़ा है कि यदि एल्फा बीटा गामा आई और ये जो आपतन कोण आर हैं ये बहुत छोटे होने पर, ये बहुत छोटे हों तो तब क्या होता है, तब हम जो है साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में पहले से कि यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो तो साइन थीटा बराबर थीटा। ठीक है, हमने 11 में प्रूफ करके भी दिखाया था इसको। अब देखिए इसमें, तो साइन आई को हम क्या लिख देंगे, आई, क्योंकि आई आर बहुत छोटे हैं, साइन आर को हम आर लिख देंगे। ठीक है, तो आई बटे आर बराबर n2 बटे n1 आ गया। अब आई का मान हम समीकरण नंबर 1 से लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 में हमने निकाला था यहाँ पे आई बराबर गामा माइनस आर। तो ये मान हमने आई के स्थान पे यहाँ पर रख दिया, गामा माइनस आर, और ये गामा माइनस एल्फा आई का मान, और ये आर का मान हमने यहाँ से निकाल दिया गामा माइनस बीटा। तो आर के हमने क्या रख दिया, गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर 1 और 2 से रख दिए बराबर n2 बटे n1। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से आई और आर के मान यहाँ पर रख दिए। तो ये बन गया गामा माइनस एल्फा बटे गामा माइनस बीटा बराबर n2 बटे n1। अब जो है यहाँ पर बज गुणा किया तो n1 गुणा गया गामा माइनस एल्फा बराबर n2 गुणा गया गामा माइनस बीटा। इसको हमने समीकरण नंबर 3 लिख दिया। अब देखिए इसमें, क्योंकि ये एल्फा बीटा गामा, क्योंकि अवतल जो गोलीय पृष्ठ है ये या उत्तल गोलीय पृष्ठ जो भी होगा इस टाइम ये गोलीय पृष्ठ क्या लिए गए हैं, बहुत छोटे। तो बहुत छोटे पृष्ठों के लिए ये एल्फा बीटा गामा ये सभी कोण क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। अब बहुत छोटे कोणों के लिए यदि एल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हो तो हम एल्फा के स्थान पे 10 एल्फा, बीटा के स्थान पे 10 बीटा, गामा के स्थान पे 10 गामा लिख दें तो इस रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा लिख देंगे, बीटा इक्वल टू 10 बीटा, गामा इक्वल टू 10 गामा लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं वही रख रहा हूँ कि N1 के स्थान पे क्या रखा, ये N1 इंटू गामा के स्थान पे 10 गामा माइनस अल्फा के स्थान पे 10 अल्फा, ऐसे ही गामा के स्थान पे 10 गामा और बीटा के स्थान पे 10 बीटा रख दिया। तो ये सूत्र अब क्या बन गया, समीकरण नंबर जो 3 है ये बन गया N1 इंटू 10 गामा माइनस 10 अल्फा बराबर N2 10 गामा माइनस 10 बीटा। अब इसके बाद हम 10 का जो सूत्र है 10 गामा या 10 अल्फा 10 बीटा के सूत्र हम रख देंगे, वो 10 बराबर लंब 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार वाले फॉर्मूले से। तो हमने पढ़ा यहाँ पे 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, उसी का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए 10 गामा ये हम इस सूत्र से निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने कहा था कि ए से हमने इस पर एक लंब डाला है, ये ए एम पृष्ठ पे लंब है। तो 10 गामा बराबर क्या, ये गामा कोण था, तो 10 गामा बराबर ये लंब बट्टे आधार। तो 10 गामा बराबर क्या होगा, ए एम बट्टे एम सी। तो मैंने यहाँ पर 10 गामा के स्थान पे ए एम बट्टे एम सी रखा होगा। 10 अल्फा, तो 10 अल्फा ये अल्फा कोण, ये तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए एम ओ। तो समकोण त्रिभुज ए एम ओ में 10 अल्फा बराबर जाएगा ये लंब ए एम बट्टे आधार एम ओ। तो 10 अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, 10 अल्फा की जगह रख दिया ए एम बट्टे एम ओ। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 बीटा के स्थान पे क्या रख दिया होगा, 10 बीटा में हम निकाल देंगे। इसी त्रिभुज ए एम आई से 10 बीटा बराबर हो जाएगा ए एम बट्टे एम आई। तो मैंने यहाँ पर ये मान रख दिए, 10 बीटा के स्थान पे रख दिया ए एम बट्टे एम आई। इस प्रकार से जो ये समीकरण है ये अब कन्वर्ट हो गई N1 इंटू ए एम बट्टे एम सी माइनस ए एम बट्टे एम ओ बराबर N2 ए एम बट्टे एम सी माइनस ए एम बट्टे एम आई। अब आप देख रहे हैं सभी जगह अंश में बराबर के दोनों तरफ अंश में ए एम कॉमन है, ये ए एम कैंसिल हो गया। तो ये रह गया N1 बराबर N1 इंटू 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम ओ बराबर N2 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। अब यहाँ पर क्योंकि हम पहले इस गोलीय पृष्ठ को छोटा मान चुके हैं, तो छोटे गोलीय पृष्ठ, अगर ये गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा होगा, छोटे गोले से होगा, तो इसमें ये ए बिंदु इस पी बिंदु के नज़दीक होगा। यदि ए पी के नज़दीक होगा तो ये एम भी पी के नज़दीक होगा। तो यदि ए पी के बहुत नज़दीक हो तो एम भी पी के बहुत नज़दीक होगा। उस स्थिति में हम एम ओ को पी ओ ले सकते हैं, एम आई को पी आई ले सकते हैं, यानी एम ओ इक्वल टू पी ओ लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एम ओ इक्वल टू पी ओ, एम आई इक्वल टू पी आई। ये एम जब ए पी के नज़दीक होगा तो एम भी पी के बहुत करीब होगा। ठीक है, उस समय एम और पी ये दोनों संपाती हो जाएंगे, यानी एक ही स्थान पे मान सकते हैं इनको हम। तो उस समय एम ओ बराबर पी ओ लिख दिया, एम आई बराबर पी आई लिख दिया, एम सी बराबर पी सी लिख दिया, माने एम के स्थान पर हमने पी रख दिया। तो ऐसा होने पे जो एम ओ होगा उसको हम पी ओ लिख देंगे, एम आई को पी आई और एम सी को पी सी रख देंगे। कब, जब ए बिंदु पी बिंदु के अत्यंत निकट है, तो अतः तब एम और पी को हम संपाती मान सकते हैं। तो ऐसा होने पे जो ये सूत्र था, ये सूत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जो एम वाला पोर्शन था, एम को हमने क्या लिख दिया, पी। तो तब आ जाएगा ये N1 इंटू 1 अपॉन एम सी के पे क्या आएगा, 1 अपॉन पी सी, एम ओ के पे 1 अपॉन पी ओ आ जाएगा। तो N1 इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ बराबर बराबर N2 इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई हो गया। हर जगह एम के स्थान पे पी लिख दिया। अब पी सी, पी ओ और पी आई इनके मान हम चित्र से रख देंगे। देखिए पी क्या, ध्रुव, तो ध्रुव से ओ, ये पी ओ माने वस्तु की ध्रुव से दूरी, ये दूरी हमने यू दर्शा रखी है, ये बाईं तरफ है इसलिए इसको माइनस यू लिखा जाएगा। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां माइनस में दर्शाएंगे। ये पी आई क्या होगा, ये प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, इसको हम माइनस वी लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस में आएगा, बाईं तरफ है। और ये पी सी वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, ये आ जाएगा माइनस आर, ये माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस आर। तो हम पी ओ जो यहाँ पर था ये पी सी, तो पी सी को माइनस आर लिख दिया, पी ओ को माइनस यू लिख दिया और पी आई को माइनस वी लिख दिया। ठीक है, तो पी सी माने वक्र सी बिंदु की पी से दूरी, यानी वक्रता केंद्र की ध्रुव पी से दूरी, ये आर थी। ओ माने वस्तु की ध्रुव पी से दूरी, ये यू में थी। और आई माने प्रतिबिंब की ध्रुव पी से दूरी, ये वी में थी। तो ये ऋण चिन्ह में आएंगे इस समय। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला ये जो समीकरण है ये कन्वर्ट हो जाएगी N1 इंटू 1 अपॉन माइनस आर
-1/-u बराबर n2 इंटू 1/-r -1/-v। अब यहाँ पर ये माइनस इन यहाँ दोनों भी कॉमन आए, इसको आगे हल करने पे हमारे पास आ गया n1 इंटू 1/r -1/u बराबर n2 इंटू 1/r -1/v। इसके बाद इसी को अगर हम आगे हल करें तो आगे हल करने पे हमारे पास आता है n1 इंटू n1/r -n1/u। ठीक है, वो कैसे आया होगा, वो इस n1 का ये ब्रैकेट के अंदर गुणा किया, ये n2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा किया, इससे आया ये, तो यहाँ पर आ गया ये n1/r -n1/u बराबर n2/r -n2/v। और ये तब यहाँ पर हमने r वाले पोर्शन बराबर के बाद ले गए, तो ये n1 वाला पोर्शन बराबर के बाद जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर n2/v वाला पोर्शन बराबर से पहले आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये n2/v -n1/u बराबर n2/r -n1/r। और ये फाइनल फार्मूला बन गया आपका n2/v -n1/u इक्वल टू n2 -n1/r। r हर एक समान इनका, इसलिए नया फार्मूला बन गया। तो ये जो सूत्र है ये अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। n2 क्या है, कांच वाले या अवतल गोलीय पृष्ठ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 बाहरी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और v क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, u वस्तु की ध्रुव से दूरी, r वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब अगर हम कई बार इसके आगे भी हल किया होगा बुक में, तो इससे आगे देखिए, कई बार ये आता है एग्जाम में, कई बार इससे आगे वाला पोर्शन आता है। तो अगर हम इस समीकरण में n1 का भाग दे दें, सब बराबर के दोनों तरफ n1 का भाग अंश में देने पे यहाँ पे, तो इसको भी लिख रहे हैं, भाग देने पे क्या होगा, n2/n1/v, फिर माइनस n1/n1/u, फिर बराबर यहाँ भी n1 का भाग दीजिए, यहाँ भी n1 का भाग दीजिए, n2/n1, फिर माइनस n1/n1/r। ठीक है, तो n1 का भाग हर उसमें टर्म्स में दिया, अंश में। इसके बाद ये आ गया n2/n1, तो n2/n1 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो क्या होता है, 1n2 का सूत्र होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है, n2/n1 इक्वल टू 1n2। n2/n1 मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो n2/n1 को लिख दिया 1n2/v। ठीक है, n2/n1 को क्या लिख दिया, 1n2। तो ये बन गया फॉर्मूला 1n2/v माइनस n1 से n1 कैंसिल, ये 1 हो गया, यहाँ भी n1 से n1 कैंसिल हो गया, 1 बन गया। ठीक है, n2/n1 को 1n2 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 1n2/v माइनस 1/u इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r। 1n2/v माइनस 1/u बराबर 1n2 माइनस 1/r। अब अगर हम इस 1n2 को 1n2 ना लिख के n से रिप्लेस कर दें, n लिख दें, मतलब उसका वही रहेगा, n मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। पर कुछ बुकों में इसको n भी लिखा होगा। दूसरा माध्यम मतलब कांच, जो लेंस का पदार्थ है। ठीक है, दूसरा माध्यम कौन था इसमें, जिसका हमने वो गोलीय पृष्ठ ले रखा है, यानी वो कांच का अवतल गोलीय पृष्ठ। तो 1n2 मतलब अवतल गोलीय पृष्ठ का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहला माध्यम स्टेम y है, तो अवतल गोलीय पृष्ठ का y के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो n भी क्या होगा, अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक या उस कांच के पृष्ठ का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर 1n2 का n लिखने पे ये बन जाएगा n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। तो कुछ बुक में ये भी है अंतिम फॉर्मूला, कुछ बुक में ये भी है, कुछ में ये वाला भी दे रखा है, ये वाला। आप इसको तैयार करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, इसी तर्ज पे आप उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। धन्यवाद।